जज्बात है, इसी तरह हमारे जज्बात भी हैं, वो हमारे ज़ाती दोस्तों में हैं और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सहाफ़त में। इंशाअल्लाह हम कोशिश पूरी होगी और आप देखेंगे कि इसमें कोई चीज़ पीछे नहीं रहेगी। आपकी अपनी जो अंजुमनें हैं, आपके जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इदारे हैं, वो प्रेस क्लब्स हैं, PFUJ है, ये भी इस मामले को टेकअप करेंगे। इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट फोरम्स है उस मामले को भी उठाया जाएगा। कोई इस मामले को यहाँ ऐसा तो नहीं है कि इसको अंडर द कारपेट इसको दबा दिया जाएगा, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अभी मैं इस पे मजीद, दोस्त हमारा वो साथी हम में नहीं है। बातें तो आज करनी थी बेसिकली खान साहब के बारे में, लेकिन इस खबर ने क्योंकि सारा माहौल सोगवार कर दिया है। इस वक्त इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च के दावे कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से लॉन्ग मार्च करने का उनका इरादा और अज़म था और वो दावे कर रहे थे और कर रहे हैं और वो डेट देते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च क्यों करना है? बिस्मिल्लाह कीजिए। एहतजाज करना है, बिस्मिल्लाह कीजिए। बाकी जमातें भी करती रही, आप भी कीजिए। लेकिन अगर आपके दावे ये हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद का मुहासरा करना है, इस्लामाबाद को सील कर देना है, ज़िंदगी तातुल का शिकार कर देनी है और हमने वज़ीर आज़म हाउस पे और पार्लियामेंट हाउस पे कब्ज़े कर लेने हैं। माजी में भी कुछ झलकियाँ मौजूद हैं, लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े मौजूद हैं। अगर हुकूमत को इन दावों पे गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती और मुकम्मल तौर पे इक़दामात नहीं करती और ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो हुकूमत इसका हिस्सा बनेगी, ये नहीं हो सकता। लिहाजा खान साहब अगर तो एहतजाज करने जाना चाहते हैं तो एहतजाज का तरीका जो बाकी जमातों ने किया, हमने भी किया कि हम हुकूमत वक्त के साथ बात करके जिस हद तक अपने एहतजाज को ले जाना चाहते थे वो भी ले जाएं, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन उसके लिए पहले श्योरिटी दे दें। अगर नहीं और वो कहते हैं कि मैंने मुहासरा करना है, तो इत्लान अर्ज़ है कि अब मुहासरों का दौर नहीं है। मुहासरे बादशाहों के दौर में होते थे, गैर जमहूरियत वार में होते थे। दीगर ममालिक की फतूहात होती थी, जो आके लाहौर का मुहासरा कर लेता था, लाहौर पे झंडा लगा लेता था, वो लाहौर का पंजाब का बादशाह बन जाता था। जो दिल्ली पे झंडा लगाता था और झंडे लगाने के लिए मुहासरे होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, फिज़िकल फाइट होती थी, जंगें होती थी और फिर दिल्ली का फातह जो होता था वो अपना झंडा लगा के दिल्ली का हुक्मरान और बर्र-ए-सगीर का हुक्मरान कहलाता था। अब ये दौर नहीं है। खान साहब, अब जमहूरियत जद्दोजहद है। आपने अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ तो आप शुरू कर ही चुके हैं। आपको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम ड्यूटी बाउंड हैं। हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जो हमारी ड्यूटी है उसके अंदर आईनी और कानूनी तरीक़ाकार के तहत हम उनको हर सूरत में गवर्नमेंट के, रियासत के इन मामलात को मुअत्तल करने और यहाँ पे गैर जमहूरी वतीरे इख्तियार करके इक़्तिदार हासिल करने के तरीक़ाकार को रोकेंगे, इंशाअल्लाह रोकेंगे। और ये कोई दावा नहीं है, ये कोई बढ़क नहीं है, ये कोई बड़ाई नहीं है, ये कोई हम बड़ा आला काम नहीं, लेकिन अपनी एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। सवाल यह है, तोशा खाना ऐसे गले की हड्डी बना है, सबको ताने मारते हुए, सबके लिए कानून एक होने का दावा करते हुए खान साहब लोगों को चोर चोर, डाकू डाकू कहते कहते ज़बान नहीं थकती। आज भी ढटाई के साथ कहे जा रहे हैं। सवाल यह है कि तोशा खाना केस बड़ा खुली मिसाल है। ये हुकूमत की तरफ से नहीं आया। ये तासर दिया जाना कि जी इस तरह सियासतदानों को आउट नहीं करना चाहिए और एक बड़े पॉपुलर लीडर को मंजर आम से हटाया जा रहा है, मुझे हैरानगी है इस आर्गूमेंट पे। इसलिए कि मुल्क के अंदर एक कानून है, इलेक्शन कमीशन के अंदर हर मुंतखब नुमाइंदे ने उसके जो असासे होंगे 30 जून तक, वो उसने उस साल के अपने इलेक्टोरल रिटर्न्स में इलेक्शन कमीशन को जो अपनी एसेट्स रिटर्न देता है उसमें डिक्लेयर करने का एक कानून है। कोई मेंबर अगर वो डिक्लेयर नहीं करता, अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता, तो फिर उसको उसकी मेंबरशिप सस्पेंड की जाती है और उस वक्त तक सस्पेंड रहती है जब तक वो फॉर्म जमा नहीं करा देता। लेकिन अगर वो मिस डिक्लेयर करता है
अगर वो कंसीलमेंट करता है, अगर वो झूठ बोलता है, गलत बयानी करता है, चीजें अखफा करता है, तो फिर उसको कानून के मुताबिक डी सीट होना पड़ता है, उसके ऊपर ये बार आ जाती है। खान साहब ने एक असासा एक्वायर किया। हमने पहले दिन कहा था कि तोशाखाना से गिफ्ट लेना कोई जुर्म नहीं था, एक कानून है। माजी के हुक्मरानों ने भी लिए, आसिफ जरदारी साहब ने भी लिए, नवाज शरीफ साहब ने भी लिए, और यही कहा जाता है कि हमने कौन सा गलत कर दिया जी, अगर हमने लिए उन्होंने भी लिए। खान साहब ने को 58 गिफ्ट लिए हैं, लेकिन जरदारी साहब ने जो गाड़ियां ली थी उसका केस भी चल रहा है, लेकिन वो गाड़ियां जरदारी साहब ने उस वक्त उसकी मुअय्यन कीमत तय दे के ली थी और वो गिफ्ट उनको मिला था, और वो गिफ्ट आज भी उनके जाती इस्तेमाल में है, और वो गिफ्ट उनके बेटे और पार्टी के चेयरमैन भी इस्तेमाल नहीं करते, वो जरदारी साहब के जाती इस्तेमाल में, शायद ही कभी किसी और ने तो उसको इस्तेमाल किया हो। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के पास जो गाड़ी है वो भी उनके जाती इस्तेमाल में है, और उन्होंने वो अखफा नहीं किया हुआ, छुपाया हुआ नहीं है, कंसीलमेंट नहीं है, चोरी नहीं है, वो डिक्लेयर किया हुआ है कि ये गिफ्ट हमने लिया हुआ है। उसके जो पैसे हैं वो कहां से आए थे, जो खरीदे थे वो भी दिए बताए हुए हैं, और खान साहब ने तो वो नहीं बताए। उसके बाद 1 साल नहीं दिया, दूसरे साल नहीं दिया, और फिर ये क्या हुआ? कहा जाता है 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना था। इलेक्शन कमीशन के पास रिटर्न आई, उन्होंने देखा और उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके मुताबिक उसमें कोई गलती ना होगी, इसलिए उन्होंने उसको रख दिया। अब उस पर 120 दिन गुजर जाने के बाद, या कितना अरसा गुजर जाने के बाद, एक साफी गए, उन्होंने कहा तोशाखाना के इंचार्ज मिनिस्ट्री को कि मुझे इसकी तफसीलात दी जाए कि किस किस ने कौन कौन सा गिफ्ट लिया, कितने में लिया है। उसको डिनाई किया गया, और आपको याद होगा ये एक लंबी लड़ाई थी। उस नौजवान ने, बाहिम्मत बंदे ने बड़ी लंबी जद्दोजहद की, उसको धमकियां मिली, उसको रोका गया, उसको लालचें दी गई, लेकिन वो रुका नहीं, और फिर कई माह के बाद वो कमीशन में गया, कमीशन की बात नहीं मानी गई, वो अदालत में गया। इस मामले को कई महीने नहीं, कुछ साल, 1.5 साल लटकाया गया, और पीटीआई और इमरान खान साहब की तरफ से कहा जाता था कि जी अगर हमने नाम बता दिए कि किस मुल्क के गिफ्ट थे तो हमारे उस मुल्क से, दोस्त मुल्क से ताल्लुक खराब हो जाएंगे, इसलिए नाम नहीं बता रहे। उसके बाद जब अदालती हुक्म आ गया तो ये रिकॉर्ड सामने आया। अब वो रिकॉर्ड खान साहब ने किसके नाम लिए हुए थे गिफ्ट, वो डिक्लेयर नहीं किए। इलेक्शन कमीशन को तो पता नहीं था। जब उसका मैच किया गया और खान साहब को बताया गया, देखा गया कि खान साहब के तो ये एसेट्स एक्वायर किए हुए हैं, उस पर असेंबली के कुछ मेंबरान स्पीकर साहब के पास गए, स्पीकर ने एक रेफरेंस भेजा। अब सवाल कौम से यह है, और हमारे सामने सवाल यह है कि एक कानून मौजूद है, जो मेंबर अपने असासे डिक्लेयर नहीं करेगा, कंसील करेगा, डी सीट होगा, उसके ऊपर पाबंदी लगेगी। और इस मुल्क के अंदर जो बड़ी अदालत है हमारी, सुप्रीम कोर्ट ने इसी कंसीलमेंट के इशू पे, प्रिसाइसली कंसीलमेंट के इशू पे, अखफा के इशू पे, नॉन डिक्लेरेशन के इशू पे मियां नवाज शरीफ साहब को ताहयात डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसमें भी क्या जुर्म था? उसमें जुर्म यह था कि उनके बेटे की एक कंपनी थी जिसमें उनको एक ओहदा मिला था। उस ओहदे की बदौलत उनके पास आने जाने की सहूलत थी, डॉक्यूमेंट था। वो ओहदा काबिल तनख्वाह था, यानी मुनाफा बख्श ओहदा था, उससे तनख्वाह ली जा सकती थी। उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया कि मैंने तनख्वाह नहीं ली, कंपनी के बुक्स में मेरी तनख्वाह नहीं है, मैंने तनख्वाह नहीं ली। अदालत ने कहा कि आप इतने आला ओहदे पे फायज हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि आप एक काबिल तनख्वाह आमदन डिक्लेयर नहीं कर रहे, आपने कंसील की है, प्रॉफिट नहीं लिया उससे, बेनिफिट नहीं लिया उससे, लेकिन उस बुनियाद पे आला अखलाकी इक़दार तय करते हुए मियां साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आज खान साहब तो बाकायदा कंसील किया, और सिर्फ एक कंसीलमेंट नहीं है, एक और कंसीलमेंट भी है। फिर उन्होंने अदालत, इलेक्शन कमीशन के अंदर गलत बयान हल्फी दिया, गलत बयान हल्फी की सजा भी यही है। फिर उन्होंने एक और काम किया है, को तकरीबन 14 करोड़, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, तकरीबन 14 करोड़ रुपए के वो तोहफे बेचे। वो जनाब, तोहफे लेना जुर्म नहीं है, वजीर आजम तोहफे